नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस ज्ञान चैनल पर। आज की वीडियो में हम जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के रूल्स 257 से लेकर 285 तक कवर करेंगे। इस पार्ट में हम समझेंगे फॉरेन एड के फंड फ्लो, लोन और गारंटी के रूल्स, रीपेमेंट और इंटरेस्ट की अकाउंटिंग, एस्टेब्लिशमेंट में नए पोस्ट कैसे क्रिएट होते हैं और सर्विस रिकॉर्ड्स के डिजिटल मेंटेनेंस तक। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इन रूल्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रूल 257। अगर आपको लोन मिलता है इंस्टॉलमेंट्स में तो याद रखिए हर इंस्टॉलमेंट अलग लोन माना जाता है जब तक साल के एंड में कंसोलिडेट ना हो। इंटरेस्ट हर इंटरेस्ट हर इंस्टॉलमेंट की ड्रॉल डेट से काउंट होता है। रीपेमेंट होता है हर साल लोन के एनिवर्सरी पे। प्रिंसिपल पे मोरेटोरियम मिल सकता है लेकिन इंटरेस्ट पे नहीं। और अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट लेने में डिले हो गया तो लोन क्लोज समझा जाता है और तुरंत रीपेमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रूल 258, डिफॉल्ट्स इन पेमेंट। अगर कोई रीपेमेंट या इंटरेस्ट टाइम पर नहीं होता तो पीनल इंटरेस्ट लगता है जो आम तौर पर नॉर्मल रेट से 2.5% ज़्यादा होता है। अकाउंट्स ऑफिसर को तुरंत सैंक्शनिंग अथॉरिटी को डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट करना होता है। इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन के केस में डिफ़ॉल्ट होने पर लोन इंटरेस्ट बियरिंग को हो जाता है। कभी-कभी सब्सिडी का यूज़ करके भी डिफ़ॉल्ट रिकवर किया जा सकता है। पेनल्टी इंटरेस्ट सिर्फ रेयर या जस्टिफाइड केस में वेव किया जा सकता है, जिससे बहुत शॉर्ट डिले हो। नेक्स्ट आता है रूल 259, इररिवोकेबल लोन्स। अगर कोई लोन रिकवर नहीं हो पा रहा है तो उसे सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की प्रायर अप्रूवल के साथ ही राइट ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है रूल 260, अकाउंट्स एंड कंट्रोल। अकाउंट्स ऑफिसर डिटेल लोन अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और इंश्योर करते हैं कि लोन की सारी कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं और रिकवरी टाइम पर हो रही है। नेक्स्ट आता है रूल 261, ऑडिट कॉस्ट। जिस तरह ग्रांट्स इन एड के ऑडिट कॉस्ट के रूल्स होते हैं वही सेम रूल्स लोन पर भी अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 262, एनुअल रिटर्न्स। हर प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को हर साल 30 सितंबर तक मिनिस्ट्री को एक लोन स्टेटस रिपोर्ट भेजनी होती है जिसे जिसे फॉर्म जीएफआर 13 कहते हैं। इस रिपोर्ट में ये डिटेल्स होती हैं। सबसे पहली आउटस्टैंडिंग लोन बैलेंसेस, सेकंड है डिफ़ॉल्ट का अमाउंट और उनका ड्यूरेशन, और थर्ड है डिपार्टमेंट वाइज या अथॉरिटी वाइज डेटा जहां डिटेल अकाउंट मेंटेन करना रिक्वायर्ड नहीं है। अब आता है हमारा रूल 263, रिव्यू ऑफ लोन्स। सबसे पहले इसमें आता है रिव्यू ऑफ एनुअल स्टेटमेंट। तो हर मिनिस्ट्री को जीएफआर 20 स्टेटमेंट का रिव्यू करना ज़रूरी है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि डिफ़ॉल्ट केसेस आइडेंटिफाई करना, रीपेमेंट इन्फोर्स करना और एक सेंट्रल लिस्ट मेंटेन करना जिसमें सारे लोन सैंक्शन का रिकॉर्ड हो। सेकंड आता है हमारा एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट। हर मिनिस्ट्री का फाइनेंशियल एडवाइज़र एक एनुअल लोन असेसमेंट रिपोर्ट बनाता है और उससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को 30 जून तक भेजता है। इस रिपोर्ट में होती हैं डिटेल्स जैसे सारे आउटस्टैंडिंग लोन्स, टाइमली पेमेंट का रिकॉर्ड और जो डिफ़ॉल्ट्स हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है रूल 264, एक्सटर्नल एड फॉर प्रोजेक्ट और स्कीम्स। अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट या स्कीम एक्सटर्नल फंडिंग से चलाती है तो उससे यूनियन बजट में इंक्लूड करना होता है जो पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। सबसे पहले आता है इसमें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एड। इसमें आता है बायलैटरल एड, एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को फंडिंग जैसे इंडिया और जापान के बीच। सेकंड आती है मल्टीलैटरल एड, तो इसमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से फंडिंग जैसे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से मिलती है। नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, डीईए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज के साथ लोन और ग्रांट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है और बेनिफिशियरी मिनिस्ट्री सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट एग्रीमेंट
साइन कर सकती है, वो भी DEA की अप्रूवल के साथ। नेक्स्ट आता है इसमें कंट्रोलर ऑफ एड अकाउंट्स एंड ऑडिट, CAAA। तो इसमें एग्रीमेंट्स के फाइनेंशियल कंप्लायंस को इंश्योर कराता है और सारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जो कि रिलेटेड होते हैं एक्सटर्नल एड से। अब आता है हमारा रूल 265, करेंसी ऑफ एक्सटर्नल एड। तो एक्सटर्नल एड या फॉरेन करेंसी में मिलता है या फिर इंडियन रुपीस में। ये एड पहले आरबीआई मुंबई रिसीव करता है और उसका रुपी इक्विवेलेंट CAAA के अकाउंट में आरबीआई न्यू दिल्ली में क्रेडिट हो जाता है। ये एड लोन को या ग्रांट इनकम के रूप में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आता है रूल 266, अकाउंटिंग ऑफ कैश ग्रांट्स। सिर्फ CAAA एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलने वाले कैश ग्रांट्स का अकाउंट रखता है, लेकिन अगर कोई ग्रांट कमोडिटी फॉर्म में है या इन काइंड असिस्टेंस के रूप में मिलती है तो उसको अकाउंटिंग CAAA नहीं करता है। नेक्स्ट आता है रूल 267, फंड विड्रॉल प्रोसीजर। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज को अपने डिटेल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में एक्सटर्नल एडेड कंपोनेंट का बजट प्रोविजन बनाना होता है और फंड विड्रॉल के दो मेन तरीके होते हैं। सबसे पहला है रीइंबर्समेंट प्रोसीजर। इसमें पहले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी PIA खुद एक्सपेंडिचर करती है और बाद में फंडिंग एजेंसी से रीइंबर्समेंट क्लेम करती है CAAA के थ्रू। इसके दो टाइप होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है थ्रू स्पेशल अकाउंट या फिर रिजॉल्विंग फंड स्कीम। तो CAAA को फंडिंग एजेंसी से 4 महीने का एडवांस US$ में मिलता है। जब PIA एक्सपेंडिचर कर लेता है तो क्लेम्स भेजकर अकाउंट्स को रिप्लेनिश कराया जाता है। और सेकंड आता है इसमें आउटसाइड स्पेशल अकाउंट। तो जब कोई स्पेशल अकाउंट नहीं होता या बैलेंस ज़ीरो होता है, ऐसे में रीइंबर्समेंट क्लेम डायरेक्टली फंडिंग एजेंसी को भेजते हैं। और सेकंड मेथड है हमारा डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। इसमें पेमेंट डायरेक्टली फंडिंग एजेंसी से कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर या कंसल्टेंट्स को होता है। ये PIA के रिक्वेस्ट पर होता है जो CAAA के थ्रू फॉरवर्ड किया जाता है। जितना भी फॉरेन करेंसी का पेमेंट हुआ होता है उसका रुपी इक्विवेलेंट PIA या स्टेट गवर्नमेंट से रिकवर किया जाता है। अगर प्रोजेक्ट सेंट्रल मिनिस्ट्री या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम या PSU का है तो मिनिस्ट्री को इंश्योर करना होता है कि PIA अपना रुपी इक्विवेलेंट अमाउंट CAAA के RBI न्यू दिल्ली अकाउंट या ऑथराइज्ड SBI ब्रांच में डिपॉजिट करे। अब आता है हमारा रूल 268, फंड फ्लो फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। सबसे पहले आता है इसमें स्टेट प्रोजेक्ट फंडिंग। अगर स्टेट डिपार्टमेंट एक्सटर्नल एड फंडेड एक्सपेंडिचर करते हैं तो उन्हें अपने प्लान स्कीम में इसके लिए बजट प्रोविजन बनाना ज़रूरी है। सेकंड आता है रीइंबर्समेंट फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। तो CAAA सभी डिसबर्समेंट को कंसोलिडेट करता है, चाहे वो स्टेट वाइज हो या लोन वाइज हो, और दोनों रीइंबर्समेंट मेथड्स के लिए ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्लान फाइनेंशियल डिवीजन या जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, इनको भेजा जाता है जिससे फंड रिलीज किया जा सके। MOF सैंक्शन इशू करता है और उसकी कॉपी कंसर्न स्टेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भेजता है। उसके बाद चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट एक इंटर गवर्नमेंट एडवाइस RBI नागपुर को देता है ताकि फंड ट्रांसफर हो सके। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर के केस में। तो CAAA फॉरेन करेंसी के डिसबर्समेंट का रुपी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करता है RBI के बाइंग रेट पर। ये स्टेट वाइज डिसबर्समेंट डिटेल्स प्लान फाइनेंशियल डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजे जाते हैं। अब प्लान फाइनेंशियल डिवीजन सैंक्शन इशू करता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, फंड को नोटेशनल रिलीज दिखाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और साथ ही उतना ही अमाउंट वापस रिकवर करके CAAA के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फिर चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स RBI नागपुर को इंस्ट्रक्शन देता है ताकि स्टेट के अकाउंट में एडजस्टमेंट एंट्री हो जाए। इससे फंड फ्लो साइकिल कंप्लीट हो जाता है।
आता है हमारा रूल 269 फंड फ्लो फॉर सेंट्रली और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट सेंट्रल या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS का है तो कंसर्न मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को फंड एक एक्सटर्नली एडिड प्रोजेक्ट EAP बजट हेड के अंडर मिलते हैं वाया डिमांड फॉर ग्रांट्स। फंडिंग प्रोसेस बिल्कुल रूल 267 जैसा होता है, या तो रीइंबर्समेंट प्रोसीजर या डायरेक्ट पेमेंट प्रोसीजर। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी PIA ने इनकर किया है उसके 6 वीक्स के अंदर अंदर उसको फंड रिलीज करना मिनिस्ट्री के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है रूल 270 फंड फ्लो फॉर पब्लिक सेक्टर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PSU या FI। अगर PSU या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑटोनोमस बॉडी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोवर है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री अपने बजट से फंड रिलीज करती है PIA को। PIA अपने क्लेम CAAA को भेजता है जो उन्हें प्रोसेस करके फंडिंग एजेंसी को फॉरवर्ड करता है। जब फंडिंग एजेंसी सर्टिफाई कर देती है और CAAA उसे वेरीफाई करता है तब मिनिस्ट्री सर्टिफाइड अमाउंट रिलीज करती है PIA को। लेकिन अगर PSU या FI खुद डायरेक्टली लोन नेगोशिएट करती है तो फंड्स डायरेक्टली फंडिंग एजेंसी से डायरेक्टली फंडिंग एजेंसी से उस PSU या FI को जाते हैं। अब आता है हमारा रूल 271 रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी CAAA के पास होता है जो इंश्योर करता है कि रीपेमेंट टाइम पर हो। रीपेमेंट के लिए अरेंजमेंट डेजिग्नेटेड बैंक्स और RBI के थ्रू होते हैं। जब रीपेमेंट होता है तो उसका रुपी इक्विवेलेंट CAAA के अकाउंट से डेबिट करके RBI न्यू दिल्ली में कंसर्न बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। साथ ही रेलिवेंट लोन अकाउंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डेबिट होता है। लोन रीपेमेंट को चार्ज एक्सपेंडिचर माना जाता है। अगर प्रोजेक्ट के फंड आगे किसी और के री लोन दिए गए हैं तो उनकी रिकवरी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है रूल 272 इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट पर किया जाता है और उसके लिए बजट प्रोविजन रखा जाता है। ये पेमेंट्स मेजर हेड 2049 इंटरेस्ट पेमेंट के अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बुक होते हैं। इंटरेस्ट ट्रांसफर का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे लोन रीपेमेंट का होता है और इंटरेस्ट पेमेंट भी चार्ज एक्सपेंडिचर के रूप में ट्रीट होते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 273 अकाउंटिंग ऑफ एक्सचेंज वेरिएशन। तो जब कोई फॉरेन लोन फुल्ली रीपे हो जाता है तो उस लोन के रीपेमेंट के दौरान अगर एक्सचेंज रेट में कोई वेरिएशन हुआ हो तो उससे एडजस्ट या राइट ऑफ किया जा सकता है। ये एडजस्टमेंट मेजर हेड 8680 मिसलेनियस गवर्नमेंट अकाउंट्स के अंडर होते हैं और सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल के हिसाब से की जाती है और इसमें CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और CAG कॉम्पिटर एंड ऑडिटर जनरल की गाइडेंस फॉलो करनी होती है। अब आता है हमारा रूल 274 एड इन फॉर्म ऑफ मटेरियल्स या इक्विपमेंट। जब एक्सटर्नल एड कैश के बजाय मटेरियल्स या इक्विपमेंट के फॉर्म में मिलता है तो उसे एड इन काइंड कहते हैं। ऐसे केस में फंडिंग एजेंसी कंसर्न मिनिस्ट्री को डिटेल्स और उस एड की वैल्यू के साथ इन्फॉर्म करती है। मिनिस्ट्री को फिर CAAA को नोटिफाई करना होता है ताकि उस एड के लिए बजट प्रोविजन बनाया जा सके। इसके लिए रेफरेंस होता है पैरा 4.8.1 ऑफ सिविल अकाउंट्स मैनुअल और नोट 1 बिलो मेजर हेड 3606 एड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट लिस्ट ऑफ हेड ऑफ अकाउंट में। अब आता है हमारा रूल 275 पावर एंड लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट गारंटीज। तो इसमें सबसे पहले आता है लीगल बेसिस। तो इसमें यूनियन गवर्नमेंट को गारंटी देने की पावर आर्टिकल 292 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और FRBM एक्ट जो कि है फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट से मिलती है।
सेकंड आता है लिमिट ऑन गारंटीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीज हमेशा FRBM रूल्स के लिमिट के अंदर ही रहनी चाहिए। और थर्ड आता है अथॉरिटी। तो इसमें गारंटीज अप्रूव करने की पावर बजट डिवीजन या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA के पास होती है। नेक्स्ट आता है हमारा रूल 276, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट गारंटीज। तो गवर्नमेंट गारंटी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सोशली और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की वायबिलिटी इम्प्रूव की जा सके, या सेंट्रल PSU को लोन बेटर इंटरेस्ट रेट पर मिलने में हेल्प करती है। और कंसोलिडेटेड लोन जो ग्लोबल एजेंसी प्रोवाइड करती है, जहां सॉवरेन गारंटी मैंडेटरी होती है, वहां भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है। है हमारा रूल 277, गाइडलाइंस फॉर ग्रांटिंग गारंटीज। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करनी होती है गारंटी पब्लिक इंटरेस्ट में, असेस करनी होती है बोरोवर की क्रेडिट वर्थीनेस को, और रिव्यू करते हैं बोरोइंग टर्म्स और रिस्क को, और इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंट रिस्क असेसमेंट को, और फाइनल अप्रूवल मिलता है इन्हें बजट डिवीजन DEA से। कुछ अदर रूल्स भी हैं, जैसे कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज ही एलिजिबल होती हैं, प्राइवेट सेक्टर और कॉमर्शियल लोन यूजुअली नॉट एलिजिबल होते हैं। और गारंटी जो है वो टिपिकली कवर करती है प्रिंसिपल और नॉर्मल इंटरेस्ट को, और डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर्म GFR 26 के इस्तेमाल करके। और गारंटीज जो हैं ये रिप्लेस नहीं करती हैं बजटरी सब्सिडीज को या फिर लोन को, अगर ज़्यादा अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं तो। अब आता है हमारा रूल 278, बोरोइंग फ्रॉम मल्टीलेटरल एजेंसी बाय PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ये डायरेक्टली मल्टीलेटरल एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अगर लोन इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी चाहिए तो पहले से बजट डिवीजन DEA की क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है, और बोरोवर PSU होगा उससे गारंटी फी लोन अमाउंट के ऊपर पे करना होता है। नेक्स्ट आता है रूल 279, लेवी ऑफ गारंटी फीस। तो गारंटी फी हमेशा गारंटी इशू होने से पहले लिया जाता है, और उसके बाद हर साल अप्रैल मंथ में चार्ज होता है। अगर रीपेमेंट टाइम पर नहीं होती तो उस डिफ़ॉल्ट पीरियड के लिए डबल गारंटी फ़ी लगती है। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ 80% ऑफ लोन तक गारंटी देता है, ताकि लेंडर भी थोड़ा रिस्क शेयर करे। नेक्स्ट है कि लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे अगर एंटिटी गवर्नमेंट फंक्शन परफॉर्म करती हो, तो 100% गारंटी भी दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है रूल 280, एग्जीक्यूशन ऑफ गारंटीज। जब गारंटी अप्रूव हो जाती है तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री एग्जीक्यूट और मॉनिटर करती है। मिनिस्ट्री को एक बैक टू बैक एग्रीमेंट बोरोवर के साथ साइन करना होता है, और लोन की टर्म्स में कोई भी चेंज सिर्फ बजट डिवीजन के अप्रूवल से ही हो सकता है। इंटरनेशनल क्रेडिट के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स को इंडियन रूल्स के साथ अलाइन करना ज़रूरी है। गारंटी हमेशा उसी फाइनेंशियल ईयर में एग्जीक्यूट होनी चाहिए जिस साल में वो अप्रूव हुई है। और गारंटी नॉन ट्रांसफरेबल होती है। अगर बोरोइंग एंटिटी की ओनरशिप चेंज हो जाए तो गारंटी वॉइड हो जाती है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे रिकन्फर्म ना करे। है हमारा रूल 281, एनुअल रिव्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गारंटी। तो रूल 281 के हिसाब से हर साल एक्सटर्नल लोन गारंटी का रिव्यू होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सभी गारंटीज को एनुअली रिव्यू करती है, और फाइनेंशियल एडवाइजर इंश्योर करते हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन हो और फॉर्म GFR 25 में रिपोर्ट हो। अगर कोई मिनिस्ट्री गारंटी इशू करती है तो उसका रिव्यू भी वही मिनिस्ट्री करेगी। गारंटीज अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, जैसे लोन्स और वर्किंग कैपिटल के लिए, PSU के शेयर कैपिटल या बॉन्ड्स के रीपेमेंट के लिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के लिए, और काउंटर गारंटीज टू बैंक, रेलवेज के पेमेंट के लिए, और बाकी केसेस कवर नहीं होते। मिनिस्ट्रीज को चेक करना पड़ता है
रीपेमेंट बिहेवियर, टर्म्स की कंप्लायंस और फीस का प्रॉपर पेमेंट। साथ ही एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है फॉर्म GFR 225 में, और एनुअल रिव्यू रिपोर्ट हर साल 10 अप्रैल तक DEA को सबमिट करनी होती है। अब आता है हमारा रूल 282, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ गारंटीज। तो गवर्नमेंट को हर साल FRBM एक्ट के अंडर सभी गारंटी डिस्क्लोज करनी होती है। अगर मिनिस्ट्री अपना डेटा कंपाइल करके CGA को तो इंश्योर कर इन- भेजती है और इंश्योर करती है कि वो फाइनेंस अकाउंट से मैच करे और IGAS 1 के नॉर्म्स को फॉलो करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीव्ड बजट में पब्लिश होती है। नेक्स्ट आता है रूल 283, इन्वोकेशन ऑफ गारंटीज। अगर गारंटीज इन्वोक होती है तो गारंटी रिडम्पशन फंड से पेमेंट होता है। पहले मिनिस्ट्री बजट डिवीजन को इन्फॉर्म करती है और फिर गवर्नमेंट लोन इशू करके GFR से पेमेंट रिलीज करती है। नेक्स्ट आता है रूल 284, एडिशन टू एस्टेब्लिशमेंट। अगर नए पोस्ट करने हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। प्रपोजल में टोटल कॉस्ट और फंडिंग सोर्स क्लियर होनी चाहिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए टेम्पररी पोस्ट एक्सटेंड करने या सैलरी अलाउंस बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है और लास्ट हमारा रूल आता है 285, सर्विस रिकॉर्ड। सारे गवर्नमेंट स्टाफ के सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में मेंटेन होने चाहिए। ज्वाइनिंग, रिटायरमेंट, लीव, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सब, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 के रूल्स 257 से लेकर 285 तक डिटेल में समझे, जिनमें फॉरेन एड, लोन, गारंटी, फंड फ्लो, एस्टेब्लिशमेंट और सर्विस रिकॉर्ड जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें शामिल थी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल कैंपस ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में हम और भी इम्पोर्टेंट रूल्स को आसान भाषा में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहिए कैंपस ज्ञान के साथ।